Hi everyone, how are you? Fine? All fine? That's great. चलो फिर आज आगे बढ़ते हैं सेकंड लेक्चर की तरफ जो हमने कल डिस्कस किया था उपसा संयोजक यौगिक का पहला लेक्चर। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड लेक्चर। पहले लेक्चर में हमने क्या देखा था? पहले लेक्चर में हमने देखा था कि इस वाले चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है और इस वाले चैप्टर के टॉपिक को हम किस तरह से डिस्कस करेंगे। और फिर मैंने कल कुछ बेसिक भी स्टार्ट किया था। उस बेसिक में हमने डिस्कस किया था कि योगात्मक यौगिक क्या होता है। फिर उसके बाद योगात्मक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, द्विक लवण और उपसा संयोजक यौगिक। तो फिर द्विक लवण के बाद हमने उपसा संयोजक यौगिक देखा था। उपसा संयोजक यौगिक का डिफिनेशन पढ़ा था, बस उसके आगे हमने कुछ डिस्कस नहीं किया था। तो चलो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ योगात्मक यौगिक क्या होता है। योगात्मक यौगिक वह यौगिक होते हैं जो दो या दो से अधिक यौगिकों के आणविक अनुपात में मिलने के कारण क्या होते हैं, बनते हैं। और उसमें क्या होता है, जल का योजन होता है और हम तब तक उनको वाष्पित करते हैं जब तक वो क्रिस्टल के रूप में प्राप्त नहीं हो जाते हैं। तो ये जो यौगिक होते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं योगात्मक यौगिक बोलते हैं। फिर हमने डिस्कस किया ये दो टाइप के होते हैं। ये पहला द्विक लवण होता है, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है उपसा संयोजक यौगिक। द्विक लवण क्या होते हैं? जब जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है हमको कि द्विक लवण का मतलब होता है दो लवण से मिला, दो लवणों के योग से मिला हुआ एक लवण। मतलब जब दो साधारण लवण क्या बोलते हैं, सरल यौगिक जो लवणीय यौगिक होते हैं वो आपस में मिलते हैं तो एक क्या बनता है, द्विक लवण बोलते हैं। और इसको इंग्लिश में डुअल साल्ट बोलते हैं। डुअल साल्ट हमेशा ये क्या किस रूप में रह सकता है? ठोस अवस्था में रहता है, मतलब क्रिस्टलीय रूप में रहता है। कभी ये द्रव अवस्था में नहीं रह सकता क्योंकि अपने आयनों में टूट जाता है। जो इसके अवयवी कण बनते हैं, ये हमने देखा था, ये अपने अवयवी कणों का क्या देता है? परीक्षण देता है। जबकि हमने उपसा संयोजक यौगिक देखा था। उपसा संयोजक उसे कहते हैं जो अपनी पहचान ठोस तथा द्रव अवस्था दोनों में बना के रखता है और ये अपने अवयवी कणों में ब्रेक नहीं होते हैं, ना ही अपने अवयवी कणों की तरह ये कोई परीक्षण शो करते हैं। बात समझ में? यहां तक हमने डिस्कस किया था और हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था इसके लिए। एग्जाम्पल ये था हमारा, एग्जाम्पल ये था कि FeCN का होल 6 था और यहाँ पे हमने क्या लिखा था? K4 लिखा था। ये हमारा क्या था? एक एग्जाम्पल का पार्ट था जो हमने लिया था। इसे हमने बोला था उपसा संयोजक यौगिक। आज हमारा क्लास किस बात पे रहेगा? आज हमारा क्लास इस बात पे रहेगा कि देखो, इस वाले यौगिक को पढ़ने के लिए ना हम कुछ बेसिक टर्म यूज करते हैं। उस टर्म का मतलब हमको पता होना चाहिए और आज हम उन्हीं टर्मों का मतलब पूरा जानेंगे और उनकी परिभाषा भी लिखेंगे। कभी कभी क्या होता है, इनके कुछ संबंधित जो परिभाषाएं होती है, इन टर्म से संबंधित परिभाषाएं होती है, हमारे एग्जाम में भी आ जाती हैं। तो आज हम इन सारे टर्म्स को अच्छे से जानेंगे और फिर कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक करेंगे और फिर इस क्लास को समाप्त कर देंगे और फिर अगले वाले लेक्चर से हम अपने क्लास को अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। तो आज जो हमारा बेसिक होगा उस बात पे होगा, जैसे देखो ये ये नंबर लिखा है कुछ यहाँ पे, ये जो नंबर दिख रहा है हमको, ये नंबर क्या है? इसी को हम बोलते हैं समन्वय संख्या। समन्वय समन्वय संख्या क्या बोलते हैं? इसे समन्वय संख्या बोलते हैं या कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। CN कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं समन्वय संख्या। देख रहा होगा आप लोगों को समन्वय संख्या, ये नंबर देख रहा है। और ये जो छोटे वाले ब्रैकेट में लिख रखा है, ये छोटे वाले ब्रैकेट में जो है इसको हम बोलते हैं लिगेंड। क्या बोलते हैं? लिगेंड। इसे एक नाम देते हैं लिगेंड। याद रखना बाबू लोग, ये जो लिगेंड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लिगेंड, इस इसी का खेल है पूरे इस चैप्टर में, लिगेंड का। लिगेंड। अगला क्या है? ये वाला देख रहे हो ना, एक एटम है, यहाँ पे एक एटम लिखा है जो सबसे पहले लिखा है अकेले, जो छोटे ब्रैकेट से बाहर होता है और ब्रैकेट के सबसे पहले होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ब्रैकेट के सबसे पहले होता है, ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले होता है और लिगेंड से बाहर होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? केंद्रक परमाणु बोलते हैं। केंद्रक परमाणु, सेंट्रल एटम। क्या बोलते हैं इसे? सेंट्रल एटम बोलते हैं। और क्या है ये? हम एक बड़ा सा ब्रैकेट देख रहे हैं, ये ब्रैकेट क्या होता है? इस ब्रैकेट को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर या सॉरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर, हाँ समन्वय मंडल बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। समन्वय समन्वय मंडल या कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। ठीक, ये हमारे चार बेसिक टर्म हैं। इसके अलावा कुछ हमारे बेसिक टर्म होते हैं। क्या, कौन से बेसिक टर्म है? पहला बेसिक टर्म होता है इसमें समन्वय बहुफलक।
समन्वय बहुफलक, समन्वय बल, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा, कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा। अगला दो और पढ़ते हैं, होमोलिप्टिक, होमोलिप्टिक और हेट्रोलिप्टिक, हेट्रोलिप्टिक, ये होमोलिप्टिक और हेट्रोलिप्टिक। और लास्ट वाला टॉपिक हम इसमें करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन नंबर। ये ऑक्सीडेशन नंबर हम फाइंड कैसे करते हैं, इसका हमें तरीका देखना है। तो आज इन्हीं सब चीजों पे हमारी क्लास रहने वाली है। सबसे पहले समन्वय संख्या डिस्कस करेंगे, फिर लिगेंड पढ़ेंगे, लिगेंड के बाद केंद्रक परमाणु पढ़ेंगे, समन्वय मंडल, समन्वय बहुफलक क्या होता है, होमोलिप्टिक, हेट्रोलिप्टिक, उपसर्ग संयोजक यौगिक कैसे होते हैं, और लास्ट में हमारा जो लास्ट टॉपिक डिस्कशन होगा वो हमारा क्या होता है, ऑक्सीकरण अवस्था हम कैसे निकालते हैं इनके परमाणुओं का, तो वो लास्ट में करेंगे, क्योंकि वो हमारा एकदम से कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। बात आ रही है समझ में? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिससे मैं आगे बढ़ सकूं इसमें। हाँ, एक बार और, सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करेंगे, केंद्रक परमाणु स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पे डिस्कशन, सेकंड डिस्कशन इसको करेंगे, थर्ड पे इसको करेंगे, फोर्थ पे इसको करेंगे, फिफ्थ और ये सिक्स, और लास्ट में हम क्या करेंगे, 7 नंबर पे आएंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं डिस्कशन शुरू करता हूं अपना। तो सबसे पहले सॉरी, सबसे पहले वो संरचना बनाते हैं जो कल हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए बना के रखा था हमने अगले पहले वाले लेक्चर में। तो मैं भी बनाता हूं इसको। मैं क्या बोला कि ये जो Fe है डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, और इस डी ब्लॉक वाले एलिमेंट में क्या होता है, ये क्यों ऐसा बनाता है कंपाउंड। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि ये जो Fe होता है इसके बाहरी कक्षक में क्या होते हैं, खाली ऑर्बिटल्स होते हैं ऐसे ऐसे करके। ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं कितने कितने लिगेंड, 3 लिगेंड है, अच्छा 6 लिगेंड, सॉरी, CN 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 और CN, 3 इधर 3 इधर, 6 हो गए। और ये क्या करते हैं, इनके पास क्या होता है, अपना लोन पेयर होता है, क्या होता है इनका खुद का लोन पेयर होता है, और ये लोन पेयर क्या करते हैं, इनमें डोनेट कर देते हैं, इनके कक्षकों में डोनेट करते हैं। ये लोन पेयर क्या करते हैं, इन कक्षकों में ये डोनेट कर देते हैं। अब फिर क्या होता है, ये एक क्या करते हैं, बंध बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, उपसंयोजक बंध बोलते हैं। CN 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 CN, ये बंध बनाए इधर, ऐसे करके बंध बनाते हैं। पहले ये डोनेट करते हैं और फिर अगले स्टेप में क्या करते हैं, बंध बनाते हैं। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले हमने बोला केंद्रक परमाणु क्या होते हैं। केंद्रक परमाणु वे परमाणु अणु अथवा आयन होते हैं, केंद्रक परमाणु वे परमाणु अणु अथवा आयन होते हैं जो क्या करते हैं, जो ये किसे निगेटिव या ऋणात्मक परमाणु आयनों से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, या लिगेंडों के द्वारा जुड़े होते हैं। केंद्रक परमाणु वे परमाणु अणु अथवा आयन होते हैं जो क्या निगेटिव परमाणु से, निगेटिव मतलब कि ऋणात्मक परमाणु या लिगेंड के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, केंद्रक परमाणु बोलते हैं। और केंद्रक परमाणु पहचानने का तरीका ये होता है, जो ब्रैकेट में सबसे पहले लिखा होता है उसी को, ब्रैकेट में जो सबसे पहला एलिमेंट लिखा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, केंद्रक परमाणु बोलते हैं। बात आ रही है समझ में, क्या बोलते हैं सबसे, और जो सबसे पहला परमाणु होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, केंद्रक परमाणु बोलते हैं। जो मैंने डेफिनेशन बोला है, इस डेफिनेशन को अभी हम लास्ट में लिख लेंगे। अभी फिलहाल के लिए अभी जो मैं बोल रहा हूं उसे समझने की कोशिश करो। बात आ रही समझ में? आप सुनो क्या होता है। दूसरा, लिगेंड किसे कहते हैं। लिगेंड क्या होते हैं, वे परमाणु अणु अथवा आयन होते हैं, वे परमाणु अणु अथवा आयन होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर देने की क्या होती है, क्षमता होती है, या जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। बात समझ में आई? जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर देने की प्रकृति होती है। लेट्स से एग्जांपल में यहाँ पे देखो क्या होता है, सबके पास यहाँ पे लोन पेयर है इलेक्ट्रॉनों का, और ये क्या कर रहे हैं, लोन पेयर यहाँ पे इस वाले ऑर्बिटल में दे रहे हैं। तो वे परमाणु अणु अथवा आयन होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, देने की, इलेक्ट्रॉन युग्म
को देने की प्रकृति रखते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? लिगेंड। लिगेंड वे परमाणु, अणु अथवा आयन होते हैं जो क्या करते हैं? लिगेंड देने की क्या कर सॉरी लिगेंड सॉरी इलेक्ट्रॉन पेयर देने की प्रकृति रखते हैं। सॉरी, बात समझ में आई? ये बात तो कंफर्म हो गई कि वे परमाणु, अणु अथवा आयन होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर देने की क्या रखते हैं? प्रकृति रखते हैं। अब क्या होता है, इन्हीं के आधार पर देखो जितने इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं, और एक बात हाँ ध्यान रखना, जो एटम इसमें से इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, मतलब जो परमाणु इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, इलेक्ट्रॉन देता है, उसे क्या बोलते हैं? दाता परमाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दाता परमाणु बोलते हैं। और देखो इन्हीं इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रकृति के आधार पर इनको हम कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। पहला होता है क्या? एक दंतुर। क्या बोलते हैं? एक दंतुर। दूसरा होता है द्वि दंतुर। तीसरा होता है बहु दंतुर। बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रकृति के आधार पर इनको हम 3 वर्गों में बांटते हैं। कौन कौन? एक दंतुर, द्विदंतुर और बहुदंतुर। इन लिगेंड को हम एक दंतुर, द्विदंतुर, बहुदंतुर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रकृति के आधार पर बांटते हैं। तो वे परमाणु, अणु अथवा आयन जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म देता है उसे हम क्या बोलते हैं? एक दंतुर बोलते हैं। वे परमाणु, अणु अथवा आयन जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म देता है उसे हम क्या बोलते हैं? एक दंतुर बोलते हैं। वे परमाणु, अणु अथवा आयन जो 2 इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्या रखता है? प्रकृति रखता है, उन्हें क्या बोलते हैं? द्विदंतुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विदंतुर बोलते हैं। बाइडेंटल लिगेंड। तीसरा होता है बहुदंतुर, जिसे बोलते हैं क्या? पॉलीडेंटल लिगेंड बोलते हैं। और पॉलीडेंटल लिगेंड क्या बोलते हैं? किसे कैसे बोलते हैं? कि वे परमाणु, अणु अथवा आयन जो क्या 2 से अधिक लिगेंड देने की क्या रखता है? प्रकृति रखता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? बहुदंतुर लिगेंड बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? ये बात सबको समझ में आ रही है? आगे बढ़ू। अब देखो समन्वय संख्या किसे कहते हैं? तीसरी बात, इनको ये जो लिगेंड होते हैं ना, इनको एक वर्ग में और बांटते हैं, इनके आवेश के आधार पर बांटते हैं। तो जिसके पास आवेश नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उदासीन। उदासीन लिगेंड। जिसके पास माइनस का चार्ज होता है उसे बोलते हैं ऋणात्मक लिगेंड। ऋणात्मक लिगेंड। और जिनके पास धनात्मक होता है तो उसे धनात्मक लिगेंड बोलते हैं। धनात्मक लिगेंड। बहुत ज्यादा इसका क्लासिफिकेशन हमको नहीं देखना है, जिसका हमको क्लास 12th में यूज होगा वो लिगेंड्स को हम लिखेंगे और उसको समझ करके आईपीएससी में इसका यूज करेंगे। बात आ रही है समझ में? फिर आगे इधर देखो, अब हमको डिस्कस करना है समन्वय संख्या किसे कहते हैं। तो समन्वय संख्या डिस्कस करने के लिए सबसे पहले ये देखो, समन्वय संख्या का मतलब ये होता है कि ये जो केंद्रक परमाणु है अपने साथ, केंद्रक परमाणु अपने साथ ये जो लिगेंड्स हैं, कितने लिगेंड को कितने बंधों के द्वारा जुड़ा है। मतलब कि जितने लिगेंड्स जुड़े हैं ना, वो कितने नंबर ऑफ बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं। मतलब कि जितने बंध से ये जुड़े होंगे, बंधों की जो संख्या होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? समन्वय संख्या बोलते हैं। मतलब क्या कि जब केंद्रक परमाणु से लिगेंड जितने बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं, केंद्रक परमाणु से लिगेंड जितने बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं, उन बंधों की जो संख्या होती है, उन्हीं संख्या को क्या बोलते हैं? हम समन्वय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उनको समन्वय संख्या बोलते हैं। अगला डिस्कशन देखो, इसमें हम क्या बोलते हैं? इसमें समन्वय मंडल किसे बोलते हैं? अगला पॉइंट क्या है हमारा? समन्वय मंडल क्या होता है। अब मेरी बात सुनो, लिगेंड तथा केंद्रक परमाणु, लिगेंड तथा केंद्रक परमाणु उपसाथ संयोजक बंध के द्वारा जुड़ करके क्या, केंद्रक परमाणु तथा लिगेंड उपसाथ संयोजक बंध के द्वारा जुड़ करके क्या बनाते हैं? एक समन्वय सत्ता का निर्माण करते हैं। क्या बनाते हैं? एक समन्वय सत्ता बनाते हैं। ये देखो एक तरह का ऐसे एक पॉलीहेड, मतलब कि क्या बन रहा है? एक स्ट्रक्चर बन रहा है। समन्वय सत्ता का निर्माण करते हैं और इसी समन्वय सत्ता को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? समन्वय मंडल बोलते हैं। और समन्वय मंडल को हम कैपिटल ब्रैकेट के द्वारा दर्शाते हैं। किसके द्वारा दर्शाते हैं? कैपिटल ब्रैकेट के द्वारा, या स्क्वायर ब्रैकेट या बड़े कोष्टक के द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये जो बड़ा सा कोष्टक दिख रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? समन्वय मंडल बोलते हैं। समन्वय मंडल बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो समन्वय मंडल किसे कहते हैं? इस वाले बड़े वाले कोष्टक को क्या बोलते हैं? समन्वय मंडल बोलते हैं।
अब आता है हमारा क्या, समन्वय बहुफलक किसे कहते हैं, समन्वय बहुफलक किसे कहते हैं। तो ये जितने भी उपसा संयोजक यौगिक होते हैं, जितने भी उपसा संयोजक यौगिक होते हैं, सबका एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है, सबका क्या होता है, एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है। और इसी स्पेशल अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, इस स्पेशल मेनली तीन, जब हम क्लास 11th में संकरण नाम का चैप्टर पढ़ते हैं, जब वो केमिकल बॉन्डिंग में संकरण नाम का एक टॉपिक आता है उसको पढ़ते हैं, तो हम संकरण निकालते हैं टॉपिक को कैसे, sp हो गया, sp2 हो गया, sp3 आ गया, तो ये sp3d2 आ गया, इस टाइप के जो संकरण आते हैं उनका क्या बनता है, एक स्ट्रक्चर बनता है, एक शेप बनता है। तो उस वाला वो जो शेप बनता है ना, उसी शेप को हम क्या बोलते हैं, बहुफलक बोलते हैं। बात आ रही है समझ में। तो ये जो समन्वय बहुफलक होता है, उसका जो स्ट्रक्चर बनता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, समन्वय बहुफलक बोलते हैं। समन्वय बहुफलक मेनली तीन प्रकार के इसमें से हम डिस्कस करेंगे। पहला, मैं इसे मिटा दे रहा हूं एक बार, समन्वय बहुफलक इसमें से तीन प्रकार के डिस्कस करेंगे। तीन शेप होते हैं इसमें, इस तीन शेप होते हैं। पहला शेप जो होता है इसका, वो शेप होता है कैसा, देखो, पहला होता है स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेन कैसे बनाते हैं, समझ लो एक सेंट्रल आइटम है, मेटल मेटल है वो बीच में है, इससे इस टाइप के लिगेंड जुड़े हैं, चार लिगेंड इस टाइप से जुड़े हैं, कि वो देखो ऐसे बनाने पे तो क्या बना रहे हैं, एक स्क्वायर बना रहे हैं। तो इस टाइप को क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर मतलब इसे हिंदी में बोलते हैं वर्ग समतलीय, वर्ग समतलीय। ये जो शेप बना है इसे क्या बोलते हैं, वर्ग समतलीय बोलते हैं। दूसरा देखो, दूसरा कैसे बनता है, दूसरा हमने ट्राइपोड देखा होगा, जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं ट्राइपोड होता है। ट्राइपोड में क्या होते हैं, तीन पैर नीचे होते हैं, तीन पैर क्या होते हैं, नीचे होते हैं, तीन पैर नीचे होते हैं। सॉरी फॉर डेट, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो थोड़ा ब्रेकआउट हो गया। तो अभी हमने क्या डिस्कस कर रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे क्या, समन्वय बहुफलक। समन्वय बहुफलक में हमारे तीन प्रकार के शेप होते हैं, कौन कौन शेप होते हैं, पहला वर्ग समतलीय होता है, दूसरा टेट्राहेड्रल में बता रहा था, टेट्राहेड्रल कैसे होता है, जो टेट्राहेड्रल होता है वो चतुष्फलकीय संरचना उसे बोलते हैं। वो चतुष्फलकीय कैसे होता है, देखो एक ऐसे ऊपर होता है एक डंडा, एक ऐसे और एक ऐसे, एक ट्राइपोड के शेप का है। देखो तीन पैर नीचे एक पैर ऊपर है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक मेटल है, यहाँ लिगेंड है, यहाँ पे एक लिगेंड, यहाँ पे एक लिगेंड, यहाँ पे एक लिगेंड। तो इसको हम मैं ऐसे इसका कंप्लीट जब शेप देता हूं ना, तो एक इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनता है, इसे हम क्या बोलते हैं, चतुष्फलकीय। कितने फलकीय, चतुष्फलकीय होते हैं। अगला क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है, जिसे अष्टफलकीय बोलते हैं। वो कैसे होता है अष्टफलकीय, अष्टफलकीय में कैसे होता है, एक एक मेटल ऐसे जुड़ा होगा, इधर 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 इधर, इधर लिगेंड, इधर लिगेंड, इधर भी लिगेंड, इधर भी लिगेंड, एक लिगेंड ऊपर एक लिगेंड नीचे, ऐसे है। ये हमारा क्या है, अष्टफलकीय है। लेकिन जब इसका कंप्लीट शेप बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, ऐसे ऐसे करके कंप्लीट शेप इसका बनाते हैं। और ये इधर से मिलता है, ये इधर जुड़ता है, ये इधर, ये इधर, ये वहां से ये ऐसे। तो ये जो स्ट्रक्चर बन के आता है उसे हम क्या बोलते हैं, अष्टफलकीय। तो इसे क्या है, चतुष्फलकीय, चतुष्फलक फलकीय। और ये किसे बोलते हैं, अष्टफलकीय, अष्टफलकीय या ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। तो ये तीन शेप हमको पढ़ना, इसके अलावा कोई शेप नहीं आता। मेनली तीन शेप आते हैं इसमें, कितने, तीन शेप ही हमको पढ़ने हैं। बात आ रही है समझ में। तो ये हमारा क्या हो गया, अभी हमने क्या पढ़ लिया, समन्वय समन्वय बहुफलक पढ़ लिया, समन्वय मंडल पढ़ लिया। तो फिर से एक बार रिवीजन करता हूं मैं इन तीनों का। सबसे पहले हम बोलते हैं केंद्रक परमाणु, किसे बोलते हैं, केंद्रक परमाणु। वे परमाणु अणु अथवा आयन होते हैं जिससे क्या होते हैं, लिगेंड उपसा संयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं, जिससे लिगेंड उपसा संयोजक बंधों द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। अगला, लिगेंड किसे कहते हैं, जो लिगेंड होता है ना, वो क्या होते हैं, वे परमाणु अणु अथवा आयन होते हैं जो क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्या रखते हैं, प्रकृति रखते हैं। ये इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रकृति के आधार पर तीन भागों में बांटे गए हैं, कौन कौन, एक दंतुर, द्विदंतुर और बहुदंतुर। एक दंतुर क्या होते हैं, वे लिगेंड होते हैं जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रकृति होती है। द्विदंतुर वे लिगेंड होते हैं जिनके पास दो युग्म देने की प्रकृति होती है। और बहुदंतुर कौन से होते हैं, वे लिगेंड होते हैं जिनके पास दो से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्या होती है, प्रकृति होती है।
ये बात समझ में आई सबको? लिगेंड आ गया समझ में? अब समन्वय संख्या मतलब उपसा संयोजक बंधों की जितनी संख्या होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? एक उपसा संयोजक यौगिक में जो क्या होते हैं उपसा संयोजक बंधों की जो संख्या होती है उसी को क्या बोलते हैं? समन्वय संख्या बोलते हैं। अब वो समन्वय मंडल क्या होता है? समन्वय मंडल क्या होता है? जब लिगेंड और केंद्रक परमाणु मिलकर के एक समन्वय सत्ता का निर्माण करते हैं और इस समन्वय सत्ता को क्या बोलते हैं? हम समन्वय मंडल बोलते हैं। ठीक, अब ये तो हमने समन्वय बहुफलक अब आता है समन्वय बहुफलक क्या होते हैं? देखो, जो सा संयोजक यौगिक होते हैं उनका क्या होता है? एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है। क्या होता है? एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है। इसी स्पेशल अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं समन्वय बहुफलक। ये मेनली 3 प्रकार के इसमें शेप आते हैं। कौन कौन? वर्ग समतलीय, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। अब हमारा आता है क्या? होमोलिप्टिक और हेट्रोलिप्टिक क्या होते हैं? होमोलिप्टिक कंपाउंड क्या होता है? हेट्रोलिप्टिक कंपाउंड कहते हैं। किसे कहते हैं? होमो और हेट्रो, ये समझो पहले। होमोलिप्टिक क्या होता है, हेट्रोलिप्टिक क्या होता है? हम बात सुनो मेरी। ये होमोलिप्टिक कंपाउंड कहते किसे हैं? यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? एग्जाम्पल के रूप में हमने एक क्या लिया है? एक कंपाउंड लिया क्या? K4FeCN का होल 6 ये है। और एक एग्जाम्पल और लेता हूं मैं। एक इसमें क्या है, ऐसे ही समझो। यहाँ पे हमने लिया क्या है? CO और हमने लिया NH3 का होल 5 Cl यहाँ पे लिया और यहाँ पे -1 Cl2 लिया। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे Cl2 और यहाँ पे -1। ठीक, अब देखो इसमें डिफरेंस देखो क्या है। ये -4 को अभी इग्नोर करना। -4 को इग्नोर करने से अच्छा है कि मैं यहाँ पे K लिख दूं। ये देखना, ये हमको दिख रहा है कंपाउंड। ये दोनों देखो इसमें डिफरेंस क्या है। ये जो वाला कंपाउंड बना, ये जो कंपाउंड बना है ये केवल एक लिगेंड से मिलकर बना है। ये जो लिगेंड है ना, एक प्रकार का लिगेंड है। जब उपसा संयोजक की होगी कि एक प्रकार के लिगेंड से बने होंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं? होमोलिप्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होमोलिप्टिक। जब उपसा संयोजक की होगी एक प्रकार के लिगेंड से मिलकर के बना होता है उसे हम क्या बोलते हैं? होमोलिप्टिक बोलते हैं। और हेट्रोलिप्टिक क्या होते हैं? अब इसमें क्या होता है? दूसरा हेट्रोलिप्टिक। हेट्रोलिप्टिक, ये हेट्रोलिप्टिक क्या होते हैं? जब उपसा संयोजक की होगी एक से अधिक प्रकार के लिगेंडों से, यहाँ पे क्या यहाँ दो तरह के लिगेंड है। पहला NH3 है, दूसरा Cl है। यहाँ पे सिर्फ CN ही CN है, बस और कुछ नहीं है। यहाँ पे दो टाइप के लिगेंड है। तो जब उपसा संयोजक की होगी दो प्रकार के लिगेंड से मिलकर के बना होता है। कितने? दो से अधिक प्रकार के लिगेंड से मिलकर के बना होता है। दो बोलो या एक से अधिक प्रकार के लिगेंड से बोलो। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में देखो, दो मतलब कि दो लिगेंड से मिलकर बना है, मतलब एक से अधिक है। तो इस वाले को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोलिप्टिक। तो जब एक प्रकार से बना होगा तो उसे हम बोलेंगे होमोलिप्टिक, और जब एक से अधिक प्रकार के लिगेंड से मिलकर के बना होगा तो उसे बोलते हैं हेट्रोलिप्टिक। बात समझ में आई? तो जब उपसा संयोजक यौगिक एक प्रकार के लिगेंड से मिलकर के बना होता है उसे हम बोलते हैं होमोलिप्टिक। और जब जो उपसा संयोजक यौगिक होगा एक से अधिक प्रकार के लिगेंड से मिलकर के बना होगा उसे हम क्या बोलते हैं? हेट्रोलिप्टिक बोलते हैं। बात समझ में आई? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप ले लिया होगा। इसे मैं मिटाता हूं और आप लोगों को अब कुछ नोट करना है। जो यहाँ पे स्लाइड आएगी उसको नोट करना है। फिर मैं आगे जो हमारा टॉपिक बचा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट, इसे हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और इसे सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑक्सीकरण अवस्था निकालना। ऑक्सीकरण अवस्था निकालना नहीं आएगा तो हम आईपीएससी नेमिंग अच्छे से कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आईपीएससी नेमिंग में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो हमको अच्छे से ऑक्सीकरण अवस्था निकालने आना चाहिए। हम कुछ ऑक्सीकरण अवस्था डी ब्लॉक के तत्वों में निकालना सीखे थे और उसी रूल को कुछ फॉलो करके हम इस वाले में भी आगे करेंगे। तो चलो यहाँ पे जो स्लाइड आ रही है उसको एक बार नोट करने की कोशिश करो। हाँ, यहाँ पे स्लाइड आई है हमारी केंद्रीय परमाणु या केंद्रीय आयन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया था, इसको एक बार पढ़ के चेक कर बता देता हूं मैं आप लोगों को। क्या लिखा है? धनायन या उदासीन धातु परमाणु जिसे दो या दो से अधिक उदासीन अणु या ऋणायन उपसा संयोजक बंधों से बंधित होते हैं केंद्रीय परमाणु या आयन कहलाता है। या केंद्रीय आयन इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म लेते हैं।
की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि लगभग समान ऊर्जा वाले रिक्त कक्षक होते हैं। ये हमको बाद में समझ में आएगा जब हम आगे पढ़ेंगे। तो नोट कर लो इसे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके नोट कर लो। आगे बढ़ूं, अगला आया मेरा क्या, लिगेंड किसे कहते हैं, जो हमने डिस्कस किया लिगेंड। इसका डेफिनेशन वही लिखा है सेम सेम। ये एक परमाणु या अपरमाणुओं का समूह होता है जिनमें इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है, लिगेंड कहलाता है। आगे लिगेंड का वह परमाणु जो इलेक्ट्रॉन युग्म देता है उसे दाता परमाणु कहते हैं, ये हमने बताया था। आई होप नोट कर लिया होगा। आगे मूव करता हूं, अगला आया हमारा क्या, समन्वय मंडल एवं आयनिक मंडल किसे बोलते हैं। तो हमने उस कैपिटल वाले ब्रिगेड को क्या बोलते हैं, समन्वय मंडल बोलते हैं। तो इसमें क्या लिखा है पढ़ते हैं एक बार। समन्वय मंडल एवं आयनिक मंडल जब यौगिकों में उपस्थित धातु परमाणु अथवा धातु आयन एक निश्चित संख्या में आबंधित होकर के अथवा अणु मिलकर के उपसंयोजन सत्ता का निर्माण करते हैं, इसे समन्वय मंडल कहते हैं। इसे वर्गाकार कोष्टक में रखकर प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि ये वाला नीचे एग्जांपल दे रखा है, ये देखो वर्गाकार कोष्टक नीचे बना है, नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ता हूं, आगे लिखा है समन्वय बहुफलक। संकुल यौगिक में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से सीधे जुड़े लिगेंड समूहों की स्थान व्यवस्था को, मतलब स्पेशल अरेंजमेंट को, मैंने क्या बोला था एक वर्ड, स्पेशल अरेंजमेंट को समन्वय बहुफलक कहते हैं। ये मेनली कौन कौन से होते हैं, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर होता है, नोट कर लिया होगा। आगे मूव करता हूं, ये हमारा लास्ट स्लाइड है जिसे नोट करना है आप लोगों को। क्या, होमोलिप्टिक और तथा हेट्रोलिप्टिक संकुल किसे कहते हैं, या होमोलिप्टिक या हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं। ऐसे संकुल जिनमें धातु परमाणु या आयन केवल एक प्रकार के दाता समूह से जुड़े होते हैं उन्हें होमोलिप्टिक संकुल कहते हैं। जैसे कि ये हमारा एग्जांपल आया कि यहाँ पे देखो NH3 से जुड़ा है, यहाँ पे H2O से जुड़ा है और यहाँ पे CN से जुड़ा है। संकुल होमोलिप्टिक संकुल कहलाते हैं। अगला देखो क्या लिखा है, ऐसे संकुल जिनमें धातु परमाणु या आयन एक से अधिक प्रकार के दाता समूहों से जुड़े होते हैं उन्हें हेट्रोलिप्टिक संकुल कहते हैं। जैसे कि ये NH3 और यहाँ पे Cl2 आया है, यहाँ पे क्रोमियम आया और फिर देखो क्रोमियम किससे जुड़ा है, H2O से और Cl से जुड़ा है, तो ये हेट्रोलिप्टिक संकुल कहलाते हैं। ठीक, इतना नोट कर लो, फिर आगे मैं डिस्कस करता हूँ ऑक्सीकरण अवस्था कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, आई होप कि सब अच्छे से नोट कर लिया होगा। अब हम अपने अगले वाले टॉपिक पे मूव करते हैं। वो टॉपिक हमारा है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीकरण अवस्था, हिंदी में क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था। तो हम सीखेंगे आज कैसे ही ऑक्सीकरण अवस्था को फाइंड आउट करते हैं। तो हम अपने एक एग्जांपल से मूव करते हैं। जो हमने पहला एग्जांपल लिया था वो एग्जांपल क्या था, FeCN का होल 6 और यहाँ आगे क्या था, K4, ये था। तो हम कैसे निकालते हैं ऑक्सीकरण अवस्था, देखो सबसे पहले हमको ये बात समझनी है कि ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं किसका है। सबसे तो ये बात सुनो, ऑक्सीकरण अवस्था हम निकालते हैं किसका, केंद्रक परमाणु का। किसका निकालते हैं, केंद्रक परमाणु। और केंद्रक परमाणु पहचानने का तरीका ये होता है, जैसे ही ब्रैकेट के अंदर जाएंगे तो सबसे पहला वाला जो एटम आएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, केंद्रक परमाणु बोलते हैं। इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। उस कैलकुलेशन में कैसे तरीका क्या होता है इसका करने का, तो हम क्या करते हैं, सबके चार्ज को ऐड करके और जो टोटल चार्ज आता है उसको हम इक्वल कर देते हैं। बात समझ में आए, क्या है इसमें, देखो क्या है, सबसे पहले जिसका हमें निकालना होता है उसको हम x से जूम करते हैं। जिसका हमको निकालना होता है ऑक्सीकरण अवस्था उसको हम x मानते हैं, बाकी सबके चार्ज को ऐड करते हैं। देखो यहाँ पे कितने पोटेशियम है, 4 पोटेशियम, तो 4 मल्टीप्लाई K का चार्ज, K का Kc मतलब C मतलब चार्ज प्लस, आगे चलो प्लस करता हूं। यहाँ पे Fe को क्या मानते हैं, x मानते हैं। यहाँ पे Cn लिखा है ना, तो यहाँ पे कितने Cn है, 6 मल्टीप्लाई Cn का क्या ब्रैकेट में Cn का चार्ज लेते हैं। अब देखो इन दोनों को मिला के इसके ब्रैकेट में कोई चार्ज आ रहा है, कोई, जब ब्रैकेट पे कोई चार्ज नहीं होगा तो हम क्या लिखेंगे, टोटल का चार्ज इक्वल टू 0 लिख दिया, टोटल का चार्ज इक्वल टू 0। तो अब देखो तरीका क्या है, निकालो इसको। यहाँ पे कितना है, 4 है, मल्टीप्लाई पोटेशियम पे कितना प्लस का चार्ज होता है, पोटेशियम पे प्लस का 1 चार्ज होता है, कितने का प्लस होता है, 1 का प्लस हो गया। आगे बढ़ो, यहाँ पे Fe को हमने x से जूम कर रखा है, x मान लो। आगे बढ़ो, यहाँ पे Cn का यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 हमने लिखा, मल्टीप्लाई Cn पे कितने चार्ज होते हैं, Cn पे -1 का चार्ज होता है।
तो मल्टीप्लाई माइनस एक इक्वल टू क्या आएगा 0। 4 1 जा 4 प्लस एक्स माइनस 6 1 जा 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। x माइनस 2 इक्वल टू क्या आएगा 0 और x इक्वल टू क्या आएगा हमारा 2। और इसी को हम क्या लिखते हैं रोमन में लिखते हैं x इक्वल टू 2 को ऐसे करके। बात आई समझ में? ये हमारा तरीका होता है। अगला और एग्जांपल हम लेकर के इस बात को अच्छे से समझेंगे। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं जिससे आप लोग को इस बात से और क्लैरिटी आएगी। क्या पीटी पीटी है, यहाँ पे NH3 है और यहाँ पे Cl3 है। यहाँ पे हम जो चार्ज ले रहे हैं उस चार्ज के लिए अभी हमको कोई दिक्कत नहीं है, अभी हमको चार्ज नहीं याद होगा। जब हम लिगेंड के प्रकार डिस्कस कर लेंगे, जितना लिगेंड हमको पढ़ना है उसको हम पढ़ लेंगे, तो हम जो एक टेबल बनाएंगे उस टेबल में हमको मिल जाएगा कि किसके ऊपर कितना चार्ज होता है। वही चार्ज हम क्या करते हैं इसमें रखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बाहर देखेंगे, बाहर कोई कंपाउंड है, कोई एलिमेंट नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, कंपाउंड नहीं, सॉरी एलिमेंट नहीं है यहाँ पे कोई। फिर इसके अंदर मूव करो, इसके अंदर मूव करने पे पहला आइटम कौन सा आता है, पहला आइटम के अंदर एक परमाणु आता है जिसका हमें क्या करना होता है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है। तो जिसे हम क्या मानते हैं, एक्स एज्यूम करते हैं। क्या एज्यूम करते हैं, एक्स एज्यूम करते हैं। इसे हमने एक्स मान लिया प्लस, आगे बढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे सॉरी NH3 का होल थ्राइस यहाँ पे है, यहाँ पे कितना NH3 का होल थ्राइस। जो यहाँ पे लिखा अमोनिया क्या लिखा अमोनियम। अमोनिया पे जो चार्ज होता है वो 0 होता है। अमोनिया पे चार्ज कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अमोनिया पे चार्ज 0 मल्टीप्लाई का कितना अमोनिया है 3, ठीक, प्लस कर दिया। फिर यहाँ पे और Cl के पास, यहाँ से इसके पास से Cl के पास हो, Cl के पास आएंगे तो Cl के पास कोई चार्ज होता है, हाँ होता है। कितना चार्ज होता है, माइनस का एक, सबको पता होगा। तो माइनस का एक चार्ज Cl के पास है, मल्टीप्लाई का यहाँ पे कितना है 3। अब देखो इसके ब्रैकेट पे कोई चार्ज है, नो कोई चार्ज नहीं, तो हम इक्वल टू 0 करेंगे। फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 0 आ गया, प्लस 3 माइनस 1 3 मल्टीप्लाई -1 -3 आएगा, इक्वल टू क्या आएगा 0। x प्लस माइनस -3 इक्वल टू 0 और यहाँ पे आएगा x इक्वल टू 3। तो यहाँ पे x इक्वल टू 3 को हम क्या लिखेंगे 1 2 3, ये हमारा क्या आ जाएगा। बात आ रही समझ में? इसका एक बार स्क्रीन शॉट लो, फिर आगे एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। स्क्रीन शॉट ले लिया होगा, आगे मूव करता हूं मैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में डिस्कस करने की कोशिश करता हूं। इसमें क्या है, ये टाइप टू टाइप का है, मतलब कि देखो कैसे है, NH3 और NH3 का होल 4 Cl2 है, यहाँ इसके ऊपर ब्रैकेट में -1 है, ये बात लिख रखा है। बात समझ में आ रही है? तो इसको हम कैसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बाहर आओ, बाहर कुछ है, कोई नहीं है, कहाँ जाएंगे, अंदर जाएंगे। अंदर का पहला एलिमेंट क्या आएगा, हमारा केंद्रक परमाणु आएगा। केंद्रक परमाणु को हम क्या मानते हैं, x मानते हैं। आगे चलो, NH3 पे हमने पहले वाले में देखा है, NH3 पे जो चार्ज होता है कितना होता है, 0 का होता है। तो हमने लिखा 0 मल्टीप्लाई कितने हैं 4। आगे बढ़ गए, Cl के पास पहुंचे, यहाँ से इसके पास, इसके पास से इसके पास, Cl के पास पहुंचे। Cl के पास कितने चार्ज होते हैं, माइनस का एक चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है, माइनस का एक चार्ज होता है। मल्टीप्लाई कितने Cl है 2 इक्वल टू, अब देखो 0 नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं 0 लिखेंगे, देखो इसके ब्रैकेट के ऊपर कितना चार्ज है, -1, तो -1 लिख दिया हमने। अब क्या आएगा, x प्लस 0 माइनस 2 1 जा 2 इक्वल टू 0, सॉरी 0 नहीं -1, और यहाँ x माइनस 2 इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -1 प्लस का इधर जाएगा 2, तो x इक्वल टू क्या कितना आ जाएगा, 1 आएगा, प्लस का 1 आएगा। इसको हम कैसे लिखते हैं रोमन में, इस तरह से लिखते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा एक तरीका फाइंड आउट करने का होता है। कभी कभी ना इसी सिर्फ जो 1 नंबर का सवाल आता है उसमें MCQ टाइप का जो आता है, वो MCQ में डाल देता है ऐसे कंपाउंड, बोल देता है कि बताओ कि जो इसमें सेंट्रल एटम होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा या ऑक्सीकरण अवस्था कितना होगा। तो इस अगर हमको फाइंड आउट करने आएगा तो आराम से हम कर लेंगे। अब अगला क्या है, और एक एग्जांपल मैं और डिस्कस करता हूं, फिर इसके बाद से 2 एग्जांपल मैं आप लोगों को दूंगा करने के लिए। एग्जांपल नंबर क्या है मेरा 4, क्या है, K3Fe2O4 का होल ट्वाइस है, सॉरी होल थ्राइस है, ये हमारा कंपाउंड है। तो इसको कैसे डिस्कस करेंगे, फर्स्टली यहां से चलो, के ऊपर कितने चार्ज होते हैं, प्लस का 1, तो 3 के पास 3 मल्टीप्लाई प्लस का 1। बात समझ में आई?
इसके पास आओ, इसके अंदर घुस गए, इसके अंदर आएंगे तो केंद्रक परमाणु के ऊपर हमको निकालना ही है, तो हम क्या मानते हैं उसे x मानते हैं, तो इसे हम क्या लेंगे प्लस का x प्लस, इसे हम क्या बोलते हैं ऑक्सीडेट, याद रखना ये एक लिगेंड है, जिसे अभी लिगेंड का जब चार्ट बनाएंगे तो उसमें हमको सब मिल जाएगा, तो अभी के लिए कोई चिंता मत लो, आगे हम डिस्कस कर लेंगे। इसको OX से भी दर्शाते हैं, इसके ऊपर -2 लिखते हैं, इसका नाम है ऑक्सीलेट, इसके ऊपर कितना चार्ज होता है -2 चार्ज होता है, तो हम क्या लिखेंगे इस पे -2 मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना है 3, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया 3, और इसके ऊपर देखो कोई चार्ज है, कोई चार्ज उसके ऊपर है नहीं, तो हम क्या लिख देंगे इसको 0, तो 3 प्लस एक्स माइनस 2 3 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या आएगा x इक्वल टू प्लस माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, और इसको हम क्या 1 2 3, बात समझ में आई? ये बात आ रही समझ में? ये हो गया, हमने 4 एग्जांपल डिस्कस किया, आई होप कि इतने से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं 2 एग्जांपल आप लोगों को HW में देता हूं, होमवर्क के रूप में देता हूं, वो करके आप लोग लेके आइएगा जरूर। हाँ 2 एग्जांपल हम आप लोग को दे रहे हैं करने के लिए, वो आप लोग घर से करके लेके आइएगा। क्या एग्जांपल हमारा पहला एग्जांपल है हमारा, लिख लो CO NH3 का होल 6, CONH3 का होल 6, और यहाँ पे लिखा है Cl3। बता देता हूँ NH3 पे 0 चार्ज होते हैं और Cl पे -1 चार्ज होता है, याद रखना इस बात का, पहला। और दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा NiCl का होल 4, और यहाँ पे होता है -2 का चार्ज। ये दोनों आप लोग को करके लेके आने हैं, और हमको कमेंट में जरूर बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है, और ये हमको मेहनत से अच्छे से करना है, और हमें जो हम पढ़ रहे हैं उसका एक अच्छा सा नोट्स तैयार करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखता हूं कि जब भी क्या होता है, जब उनका एग्जाम आ जाता है तो उनके पास कोई ऐसा नोट्स नहीं होता है जिसके थ्रू वो रिवीजन कर ले, वो पहले समझते रहते हैं, उनको समझ में ठीक ठाक आता है तो उनको लगता है कि हमको याद रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब लास्ट टाइम आता है हमारा पेपर का, तो उस टाइम पे हमको कोई भी चीजें याद नहीं आती अच्छी से, हमको सारी चीजें धीरे धीरे स्विप कर जाती हैं। तो इस बात को हमें ध्यान में रख करके हमको थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं उसको लिखते टाइम लिखने में हमको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर हम लोग आधा घंटा भी उसमें पुट कर देंगे ना, तो अच्छे से हम लिख पाएंगे, और उसी के साथ साथ जब हम लिखेंगे तो ये सारी चीजें हमको रिवाइज भी हो जाएंगी, जिससे हमको कोई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो हमको सारी चीजें अच्छे से तैयार हो जाएंगी। और ये वाला चैप्टर जितना भी फेसिंग है, ऐसा लगता है कि लोगों को बहुत डरावना फेसिंग होता है, फीलिंग होता है, लेकिन अभी समझ में आ जाएगा जब हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो आप लोग इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़िए, फिर उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।